हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ में, जो कि एक वांगशन एफएफ है। एंड मैंने यहाँ पे कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने वोटिंग मांगा था मेरे दो एफएफ के नाम लिखकर, और उस पर सबसे ज़्यादा वोट आया था मैं लव इन ह्यूमन वर्ल्ड। सो मैं इसी स्टोरी को आगे ले जाने वाली हूँ। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। इसमें हम देखेंगे हमारा वांगजी, जो कि असल में गॉड ऑफ वॉर है, उसके साथ में उसका कंपेनियन, उसका जो साथी है हेवन में शीलियन, जो उसके साथ में हमेशा रहता है। ये दोनों दोनों ही गॉड हैं, और गॉड्स ने इन दोनों को एक दूसरे का पार्टनर चुना है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहा करते हैं, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की शक्तियों को टेस्ट किया करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चुप चुप रहते हैं। दोनों लगभग एक जैसे हैं, ऐसा सबको लगता है, पर असल में शीलियन काफ़ी अलग टाइप का इंसान है। वो काफ़ी ज़्यादा चुलबुला है और वांगजी ये जानता है। शीलियन, जो हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करता फिरता रहता है, आज भी वो ऐसे ही कुछ करने वाला था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कैरेक्टर्स के बारे में। हेवन, जहाँ पर बहुत सारे गॉड रहा करते हैं। यहाँ पर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है सिवाय एक इंसान के, जो उनको लाइफ पार्टनर के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर एक गॉड है जो कि सुप्रीम है, जिनका नाम है लानचिरन। सुप्रीम गॉड जो हमेशा ही लोगों को राय दिया करते हैं, जहाँ पर वो सबको लीड किया करते हैं, उनका मार्गदर्शन किया करते हैं। गॉड ऑफ लव शू यांग है, जो हमेशा ही ये डिसाइड करता है कि कौन किसका पार्टनर बनेगा। अब तक उसने जिसको पार्टनर बनाया है, हमेशा उनको एक दूसरे से प्यार ज़रूर हुआ है, और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। इसमें कोई भी किसी को शिकायत का मौका ही नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि मेरा पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। शू यांग हमेशा से ही बहुत स्मार्टली एक दूसरे के लिए पार्टनर को चूज़ करता हुआ आया है। उनकी जैसी पर्सनालिटी है, बिल्कुल वैसा ही इंसान उसे चूज़ करके देता है। जेवुजुन, जो कि गॉड ऑफ जॉय हैं, वो हमेशा ही हर तरफ खुशियाँ फैलाते हुए आए हैं। हमेशा ही इंसानों में, जानवरों में, हेवन में, हेल में, हर जगह पर वो चाहते हैं कि खुशियाँ ही खुशियाँ हों। कोई भी जेवुजुन को काफ़ी सारे लोग लान सिचन के नाम से जानते हैं, और उन्हें सिचन कहना पसंद करते हैं। सिचन को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही हर किसी को खुश देखना चाहता है। सबसे आगे आते हैं जो सुप्रीम गॉड के बाद जो फेवरेट उनका कोई डिसिपल है या फिर गॉड है, वो है द गॉड ऑफ वॉर, जो कि है लान वांगजी, जिसे सब लोग लान वांगजी ही कहते हैं। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई उसे किसी और नाम से बुलाए। इसके अलावा कभी भी कहीं भी कोई भी मुसीबत हो, कहीं भी लड़ना हो, झगड़ा करना हो, किसी को सुलझाना हो, किसी को मारना हो, सबसे पहले गॉड ऑफ वॉर को ही बुलाया जाता है, और उनके आते ही बिना लड़े लड़ाइयाँ शांत हो जाती हैं, क्योंकि सब लोग उनसे डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। गॉड ऑफ वॉर के डर से हेवन के लोग बाहर निकलने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं, क्योंकि उनको पता है वो बेफिक्र होकर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, जा सकते हैं, गलत काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर हमेशा गलत काम के खिलाफ रहते हैं। वो एक शांत किस्म का इंसान है, जो हमेशा अपने फोरहेड पे एक वाइट कलर का रिबन बांधता है, जिसमें एक क्लाउड के पैटर्न बने होते हैं, जो उसके ऊपर सूट करता है। हमेशा ही वाइट कलर के कपड़े पहनता है। बाकी गॉड्स भी वाइट कलर के ही कपड़े पहनते हैं, वाइट रंग के ही कपड़े पहना करते हैं। उनमें कोई पैटर्न ज़रूर बना होता है, पर वांगजी के कपड़ों में कोई पैटर्न नहीं होता है। लान वांगजी हमेशा ही बहुत एलिगेंट रहा करते हैं, और वो लड़ने के अलावा बहुत कम बोले जाने के लिए जाने जाते हैं, कि वो कभी किसी से के अलावा दूसरे शब्द में बात नहीं करते हैं। जब उन्हें कभी लड़ाई लड़नी होती है तो उन्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो बिना बोले ही सामने वाले को धूल चटा देते हैं। दूसरा व्यक्ति है शीलियन। शीलियन जो खुद भी वहाँ पर एक गॉड है, जो कि गॉड ऑफ थंडर है। जब भी कोई गलती करता है या कोई भी किसी को पनिश करना होता है, किसी हेवन के गॉड को, तो वो काम शीलियन ही करता है। शीलियन सबको बहुत शांत नज़र आता है, बिल्कुल वांगजी की तरह, जो खुद भी बिल्कुल भी बात नहीं करता है। वो बहुत कम बोलता है, ना के बराबर। हमेशा अपने फेस को पोकर बनाकर चलता है, बिल्कुल वांगजी की तरह। वो अपने फोरहेड पर तो कोई रिबन नहीं पहनता, बल्कि अपने बालों में ज़रूर एक वाइट कलर का रिबन बांधता है।
और शू यांग ने यही सोचकर कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं, उनको वहाँ का बेस्ट मैच बता करके एक साथ रख दिया था। पर शी लियन की असलियत वांग जी बहुत अच्छे से जानता है। उसे पता है कि शी लियन किस तरह का इंसान है। वो सबके सामने जितना ज़्यादा पोकर फेस बना के चलता है, वांग जी के साथ में उतना ही ज़्यादा शैतान है, उतना ही ज़्यादा ईविल पर्सन है। उसके मुंह में कोई लगाम नहीं है, जो मन में आता है बोल देता है, कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है, और इसलिए कई बार वो वांग जी की तलवार के नीचे आ चुका है। असल में लोगों को समझ नहीं आता है कि वांग जी हमेशा शी लियन से इतना चिड़ा क्यों रहा करता है, हमेशा ही उसके गले पर तलवार तांगते हुए क्यों घूमता है, किसी को नहीं पता है। असल बात तो शी लियन खुद जानता है कि वो हमेशा ही लान वांग जी को, द गॉड ऑफ वॉर को हमेशा उकसाता रहता है। उन्हें इतने ज़्यादा परेशान कर देता है कि आखिरकार द गॉड ऑफ वॉर लान वांग जी को उसके ऊपर तलवार उठानी पड़ती, तब जाकर वो अपना मुंह बंद रखता है, वरना वो हमेशा उल्टी पुल्टी हरकत करता रहता है। बस एक बात ज़रूर है कि उसने कभी भी द गॉड ऑफ वॉर को टच करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए वो आज तक ज़िंदा बचा हुआ है। अगर वो एक बार ऐसी कोशिश करता भी ना, तो लान वांग जी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई उसे टच करे। सबको ये पता है कि उन्हें एक ही घर रहने के लिए मिला है, किसी को ये नहीं पता है कि शी लियन असल में फ्लोर पर सोया करता है, वांग जी उसे बेड पर भी नहीं आने देता है। शुरुआत में वांग जी ने उस पर दया दिखाई थी और उसे कहा था कि वो बेड पर जाकर सो सकता है, लेकिन जब उसे शी लियन की हरकतों के बारे में पता चला, उसे शी लियन का असली कैरेक्टर पता चला, तो उसे समझ आ गया कि इसका सच में कुछ नहीं हो सकता। शी लियन ज़मीन पर लोट-पोट होकर के आराम से सो जाया करता है और वांग जी उसे कुछ नहीं कहता है। वांग जी हमेशा उससे इरिटेट हुआ करता है, और आज भी वही हो रहा था, आज भी वही सब हो रहा था। शी लियन जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और उनके जो घर का एक गार्डन एरिया है, क्योंकि हेवन में भी काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर लोग रह सकते हैं, वो लग्जरी में रह सकते हैं, पर लान वांग जी वहाँ नहीं रहते हैं। वो असल में हेवन के एकदम लास्ट कॉर्नर में जाकर, जहाँ पर कोई भी गॉड ज़्यादातर वहाँ पर नहीं जाया करते हैं, उस एरिया में अपना घर बनाया है, एकदम अकेले में। वो शांति में रहना पसंद करते हैं। वो भले गॉड ऑफ वॉर हैं, पर उन्हें पीस में रहना पसंद है, ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी ज़्यादा आता जाता ना हो, वहाँ पर। तो उस गार्डन में बैठ करके शी लियन अब अपना काम कर रहा था। गॉड ऑफ वॉर जो कि घर पर नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, हेवन में गए हुए हैं। तो थंडर गॉड जो कि शी लियन है, वो अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपनी 2 उंगलियों को आसमान में उठाया हुआ था और अपने हाथ का सपोर्ट करके वो बैठा हुआ था मेडिटेशन की पोजीशन में। उसने अपना पूरा फोकस अपनी पावर के ऊपर लगाया हुआ था। वो अपनी पावर को टेस्ट कर रहा था, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी। उसने कुछ मंत्रों का गलत उच्चारण कर दिया था, जिसकी वजह से वो पावर असल में हेवन के ऊपर जाके गिरी। वो थंडरस्टोन डायरेक्ट हेवन में जाके गिर गया था। हेवन में ऐसा लगा सबको जैसे कि उसमें हमला हुआ होगा। जो गॉड ऑफ वॉर हैं लान वांग जी, वो असल में अभी जो हेड गॉड हैं वहाँ के, उनके सामने खड़े हुए थे। हेड गॉड और बाकी सारे गॉड मिलकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे एक चीज़ के ऊपर, जो कि उन्हें काफ़ी टाइम से परेशान कर रही है। उसी को सुलझाने के मैटर के लिए वो लान वांग जी को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजना चाहते थे। उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, लेकिन तभी उनके वहाँ पर एक बहुत बड़ा थंडरस्टोन गिरा, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि वह हेवन आधा टूटने के भल पे आ गया था। सब लोग बाहर निकल के देखने लगे। जो वहाँ पे बड़ा सा महल था जिसमें गॉड सारे मिल करके सभा बैठा कर बैठे थे, वो सब लोग बाहर आ गए थे और देख रहे थे। गॉड ऑफ वॉर लान वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये किसने किया है। वो तुरंत अपनी स्वर्ण निकाल कर वहाँ से उड़कर जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ के हेड गॉड जिनका नाम लान चिरन है, उसने उन्हें रोक दिया और कहा, वॉर गॉड आप कहाँ जा रहे हैं? वॉर गॉड जिन्होंने कहा, घर। इतना बोलकर वो वहाँ से उड़कर चले गए, क्योंकि इससे ज़्यादा आंसर की एक्सपेक्टेशन उन सबको है भी नहीं, क्योंकि वांग जी एक शब्द से ज़्यादा कभी किसी को आंसर नहीं देता है। वांग जी अपने घर पर पहुँचा, जहाँ जाकर उसने देखा कि शी लियन बहुत बुरी तरीके से काँप रहा है। उसने काँपते हुए वहाँ देखा हेवन की तरफ, जहाँ पर काले बादलों का घेरा ऊपर मंडरा रहा है। हेवन के चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं और वहाँ पर कड़क कड़क बिजलियाँ चमक रही हैं।
एक बहुत बड़ा थंडर स्टोर होने के बाद में अब वहाँ पे बहुत सारे थंडर पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है वहाँ पे आज काफ़ी सारे लोगों को सज़ा मिलने वाली है। कोई मरेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, उनकी बॉडी पर काफ़ी सारे घावों के निशान ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि थंडर की वजह से जो घाव पैदा होते हैं उन्हें अपनी पावर से हील नहीं किया जा सकता है, जो कि अभी वहाँ हो रहा था। गॉड ऑफ वॉर जो कि शीलियन के पास आए, उन्होंने अपनी तलवार को निकाल लिया था। ऐसा लग रहा था कि आज वो सच में शीलियन को ना मार ही डालेंगे। गॉड ऑफ वॉर के तलवार से कोई भी मारा जा सकता है, चाहे वो गॉड ही क्यों ना हो, वो भी मर सकता है। तो शीलियन डर गया। उसने कहा, मास्टर लान, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मैं बस मेडिटेशन कर रहा था, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। गॉड ऑफ वॉर जिन्होंने तलवार को शीलियन के गले पर रख दिया था, लेकिन तभी शू यांग वहाँ पर अपीयर हो गया। उसने कहा, गॉड ऑफ वॉर, मैजेस्टी, आप यह नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें नहीं मार सकते हैं। वांग जी जिसने शू यांग की तरफ देखा, उसका मन तो ये कर रहा है कि वो शू यांग को सबसे पहले मारे, क्योंकि उसने ही इस बेवकूफ़ से इंसान को वांग जी के साथ बांधा है। शू यांग जिसने अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कहा, गॉड ऑफ वॉर, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पार्टनर को सज़ा मिलेगी, और मैं आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि उन्हें जो सज़ा मिलेगी वो आपको भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनके पार्टनर हैं। ऐसा बोलकर उसने बस इतना कहा कि उसे अब हेवन में जाना होगा। तो वांग जी शीलियन को लेकर हेवन में अपीयर हुआ डायरेक्ट ही, और वो सब लोग सभा के बीचों बीच बैठे हुए थे, दोनों के दोनों। वहाँ पर जो गॉड हेड हैं उन्होंने कहा, शीलियन, अपनी पावर को कंट्रोल करो और इस थंडर स्टोर्म को रोको। शीलियन जो वहाँ मेडिटेशन की पोजीशन में बैठा, उसने कोशिश की कि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके, पर वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी उसका ध्यान भटका हुआ है। उसे डर लग रहा है कि आज उसकी शैतानी में सच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, बहुत खतरनाक काम हो गया है, पूरा हेवन आज तबाह हो जाएगा। ऐसा ही सबको लग रहा था। जब शीलियन को महसूस हुआ कि वो कुछ नहीं कर सकता है, तो उसने अपनी बेबस आँखों से गॉड को देखा, जो हेड ऑफ गॉड हैं उनको देखा, और कहा, मैजेस्टी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको निराश किया। वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, उसने अपने सर को ज़मीन पर लगाया हुआ था और वो उन्हें बो कर रहा था। हेवन की धरती, हेवन का जो सरफेस है वो बहुत ठंडा पड़ चुका था। हमेशा ही वह काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता था, ऐसा लगता था वहाँ पे धुआं धुआं है, और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा था, लेकिन अब वो ठोस सा होता जा रहा था और ठंडा पड़ रहा था। इसे समझ आता है कि हेवन खतरे में आ गया है, वो भी थंडर गॉड की एक गलती की वजह से। हेड गॉड जिन्होंने तुरंत ही कहा, आपको आपकी पावर से वंचित किया जाता है, मैं आज के आज आपकी पावर अभी के अभी वापस ले रहा हूँ। जब तक कि आप खुद पर काबू करना नहीं सीख जाते, आप दोबारा अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मैं उन्हें सील कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर हेड ऑफ गॉड ने अपना मैजिक किया। वो ऐसे ही हेड ऑफ गॉड नहीं है, लान चिरन, जिन्होंने शीलियन की पावर को सील कर दिया था, और सील करते से ही वो थंडर स्टोन बंद हो गया था। सब कुछ अब रुक गया था, थम गया था, लेकिन जो डैमेज हुआ था वो हो चुका था, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। थंडर गॉड को अब पनिशमेंट देने की बारी थी, तो कई गॉड अलग अलग तरीके की पनिशमेंट बता रहे थे। काफ़ी लोग थे जो शीलियन से जलते थे, क्योंकि वो जो वॉर ऑफ गॉड हैं लान वंग जी, उनके साथ रहना चाहते थे। उन लोगों को उनके साथ में पेयर अप नहीं किया गया था, बल्कि शीलियन को किया गया था, इसलिए वो जलते भी थे। और कुछ गॉड ऐसे थे जो शीलियन को सच में पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गॉड को पनिश करने वाली पावर शीलियन के पास है, जो कि उनके पास होनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे रीज़न थे सबके अपने अपने, जिनकी वजह से वो शीलियन को पसंद नहीं करते थे। शीलियन जो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था, वो बस वेट कर रहा था कि उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। जो हेड गॉड हैं उन्होंने कहा, गॉड ऑफ वॉर, आपको शीलियन के साथ में पनिश किया जाएगा, क्योंकि आप उसके पार्टनर हैं, और हेवन का रूल है, जब एक व्यक्ति गलती करता है तो दूसरे को सज़ा ज़रूर मिलती है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को सही से ट्रेन नहीं कर पाए। वांग जी खुद भी अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने भी वो किया, क्योंकि उसे पता है कि ये उसकी ही गलती है। उसे पहले ही सबको बता देना चाहिए था, उसे पहले ही आकर हेड गॉड को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि शीलियन वैसा इंसान नहीं है, वैसा गॉड नहीं है जैसे सब लोग उसको सोचते हैं, वो बहुत अलग किस्म का है। लेकिन उसने नहीं बताया, ये उसी की गलती है। वांग जी जिसने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला, उन दोनों को पनिशमेंट मिली कि उसे दोनों को ही अर्थ पर जाना है, और अर्थ पर जा कर के चल रही मुश्किलों को हल करना है। जब वो अर्थ पर चल रही किसी भी एक मुसीबत को
हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, तब उन दोनों को ही उनकी पावर्स वापस मिल जाएंगी। तब तक वांग जी के पास कुछ पावर्स ज़रूर रहेंगी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और शीलियन को बचाने के लिए, क्योंकि वो शीलियन को मरते हुए नहीं देख सकते। अगर शीलियन मर गया तो जितने भी लोगों को, जितने भी ईविल गॉड्स हैं जिन्हें उन्होंने पनिश करके हेवन में कैद करके रखा है, वो सब छूट जाएंगे, क्योंकि वो सब लोग थंडर गॉड के टेक केयर में हैं, थंडर से ही बंधे हुए हैं, वो बिजली की ताकतों से ही बंधे हुए हैं। अगर शीलियन को कुछ होता है तो सब लोग छूट जाएंगे, इसलिए वांग जी को उसकी भी रक्षा करनी है और खुद की भी। उन दोनों को पनिशमेंट मिल चुकी थी, अब उन दोनों को बस धरती पर जाना था। जाने से पहले शीलियन, जो कि द गॉड ऑफ जॉय के पास गया उनसे ये बोलने के लिए कि अब वो यहाँ जा रहा है और उसे लगता नहीं है कि वो ज़िंदा वापस आ पाएगा, क्योंकि वो जिस इंसान के साथ जा रहा है, जिस गॉड के साथ जा रहा है, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। द गॉड ऑफ वॉर शीलियन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। द गॉड ऑफ जॉय जिन्होंने कहा कि वो जो गॉड ऑफ वॉर हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से तो नहीं जानते, पर वो इतना ज़रूर जानते हैं कि वो उतने बुरे गॉड नहीं हैं। अगर शीलियन अपना 100% दे तो वो पक्का गॉड ऑफ वॉर का दिल जीत पाएगा। फिर क्या था, शीलियन और गॉड ऑफ वॉर लान वांग जी दोनों ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल चुके थे। वो लोगों को ह्यूमन वर्ल्ड में रहने के लिए हेवन की तरफ से ही एक छोटा सा घर मिला था, जो कि असल में एक झोपड़ी थी। एक छोटा सा वहाँ पे बगीचा भी था जो कि सूखा पड़ा हुआ था। वो घर एक बहुत सुनसान सी जगह पर था, जहाँ पे आसपास काफ़ी सारे पेड़ थे। वहाँ पर इंसानों का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। शीलियन और गॉड ऑफ वॉर दोनों वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने घर की हालत देखी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रही थी। शीलियन, जिसने गॉड ऑफ वॉर की तरफ देखा और कहा, मास्टर लान, क्यों ना आप अपनी पावर से ही सबको ख़त्म कर दें, सबको साफ कर दें, तो हमें काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर गॉड ऑफ वॉर ने बस एक बार घूर कर दैत गिलियर शीलियन को दिया, तो शीलियन अपनी बोलती बंद कर गया। वो बिल्कुल चुप हो गया था और उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो एक शब्द भी बोल सके। वो वहाँ पर चुपचाप था। और वांग जी, जिसने वहाँ से बस 2 झाड़ू उठा लिए थे, एक झाड़ू उसने शीलियन के हाथ में दिया और खुद दूसरे से सफाई करने लगा। अब शीलियन को पता है कि उसे हेल्प करनी ही पड़ेगी और अच्छे से करनी पड़ेगी, वरना गॉड ऑफ वॉर की तलवार और उसका सर दोनों आमने सामने हो जाएंगे और ऑब्वियसली उसका सर हार जाएगा और उसकी तलवार जीत जाएगी। गॉड ऑफ वॉर की तलवार जीत जाएगी और शीलियन का हेड हार जाएगा, तो वो मर जाएगा। ऐसा सोचकर वो पूरी सफाई में लान वांग जी की मदद करने लगा। उन दोनों ने पूरे घर की अच्छे से सफाई की थी। वो एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें खाने का भी कोई सामान नहीं था। अब वो ऑलमोस्ट ह्यूमन थे। लान वांग जी के पास कुछ पावर्स थी, पर शीलियन के पास कोई भी पावर नहीं थी, इसलिए वो ऑलमोस्ट एक ह्यूमन था और उसे इसलिए खाने की ज़रूरत थी। उसे पावर गेन करने के लिए खाना खाना पड़ेगा। तो वो दोनों अब बस देख रहे थे कि क्या किया जा सकता है। शीलियन, जिसने गॉड ऑफ वॉर की तरफ देखा और कहा, गॉड ऑफ वॉर, मास्टर लान, आपको खाने की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे मालूम है, पर मुझे है, इसलिए मैं जा रहा हूँ कुछ देखने के लिए कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। आप यहीं बैठे रहिए, मैं जाता हूँ। ऐसा बोलकर वो बिना लान वांग जी के जवाब सुने वहाँ से निकल गया। वो जंगलों के बीच चला गया था। वांग जी, जो कि वहाँ बस इंतज़ार कर रहा था, वो मेडिटेशन करने लगा था, क्योंकि उसके पास कम पावर्स हैं और उसे उन्हें मेंटेन करना होगा। वो अपनी आत्मिक ऊर्जा के ज़रिए ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और उसे अपनी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो वो बस मेडिटेशन कर रहा था। उसे मेडिटेशन करते करते घंटों का समय बीत गया था। वो यहाँ पर शाम के समय आए थे और अभी रात हो चुकी थी। रात का पहला पहर स्टार्ट हो चुका था, मतलब लगभग आधी रात हो चुकी थी, लेकिन शीलियन वापस नहीं आया था। वांग जी, जिसने सोचा कि सच में इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये गॉड के नाम पे एक धब्बा है, सच में एक धब्बा है, लेकिन वांग जी को अभी उसे ढूंढना होगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वांग जी के कंधों पर है। तो वांग जी वहाँ से निकल गया। वो जंगलों के बीच जा कर के शीलियन को ढूंढ रहा था। वो चिल्ला नहीं रहा था, वो शीलियन को आवाज़ नहीं दे रहा था, बस चुपचाप अपनी आंखें इधर उधर घुमा करके उसे देख रहा था। वांग जी के हाथ में उसकी तलवार थी। वांग जी आगे चलता हुआ जा रहा था। उसे चारों तरफ से काफ़ी सारी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, जिसमें काफ़ी सारे जानवरों की आवाज़ें थी, पर वांग जी को वो आवाज़ें डरा नहीं पा रही थी। उसने इससे भी खतरनाक आवाज़ें सुनी हैं, जब वो किसी हेवन के ईविल गॉड को मार देता था या फिर किसी हेल के किसी प्राणी को वो मार दिया करता था, तब जो वो लोग चीख पुकार किया करते थे, उससे ज़्यादा भयानक आवाज़ें तो कोई हो ही नहीं सकती।
तो ये जानवरों की आवाज़ें उसे बिल्कुल भी डरा नहीं पा रही थी। वो बेधड़क होकर के आगे चल रहा था और आसपास देख रहा था। वो ऊपर की तरफ भी देख रहा था कि किसी पेड़ पर तो ये शिलियन नहीं पड़ा है, क्योंकि वो सच में एक ऐसा ही गॉड है। वो कहीं भी सो जाया करता था हेवन में। जब वांग जी उसके साथ रहा करता था तो वो किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ करके सो जाया करता था, क्योंकि उनके घर पर कोई भी नहीं आया करता था। द गॉड ऑफ वॉर हमेशा ही रूल्स के पक्के हैं। वो हेवन के हर एक रूल को फॉलो किया करते थे। हेवन में रूल है, 2 पार्टनर्स हमेशा एक साथ रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। तो वो एक कमरे में रहा करते थे, पर एक बेड पर कभी भी नहीं सोए थे। शिलियन ने तो कभी वांग जी को टच भी नहीं किया है, कभी भी नहीं। वांग जी बस चलते हुए जा रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ें आई, जैसे कि किसी के मुंह को बंद किया गया हो और वो कहीं पे चिल्लाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे ऐसी आवाज़ें उसे सुनाई आ रही थी। उसे लगा कि शिलियन को किसी ने पकड़ लिया है, तो वो उसी दिशा में जाने लगा। उस दिशा में जाकर उसे दिखाई दिया कि कुछ लोगों ने, जो कि ऐसा लगता है देखने से कि ये लुटेरे हैं, उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा हुआ है और वही लोग चिल्ला रहे हैं। अब गॉड ऑफ वॉर होने के नाते उसे हमेशा कमज़ोर की मदद करना चाहिए। ये सोचकर उसने उन लुटेरों को मारा। जान से नहीं मारा, बस उन पर हमला किया। जो चोटें वांग जिन्होंने पहुंचाई हैं वो वांग जी के हिसाब से कम है, पर इंसानों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और वांग जी को पता है कि अब ये लोग कभी ठीक नहीं हो सकते। उसकी चोटों से तो कभी कोई गॉड या फिर कोई जो डिमॉन है वो तक ठीक नहीं हो पाया है, तो फिर इंसान की क्या औकात है। इंसान तो कभी उसके घावों से ठीक हो ही नहीं सकता। अगर एक बार उसे लान वांग जी की तलवार घायल करते तो वो लुटेरे वहाँ से भाग गए थे वांग जी से डरकर। वांग जी ने उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया था। सोचने वाली बात ये थी कि उन लुटेरों ने थोड़े अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे, जैसे मॉन्क पहना करते हैं। मॉन्क की तरह उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। उनके सर पर एक भी बाल नहीं था। देखने से वो सभी लोग मॉन्क ही लग रहे थे। पर वांग जी जो ये समझ रहा था कि उन लोगों ने इंसानों को पकड़ा हुआ है, तो पक्की बात है कि वो लुटेरे ही हैं, जो कि मॉन्क का भेष बदल कर आए हैं, और इसलिए उसने उन पर हमला कर दिया था। जिन लोगों को वांग जी ने बचाया उनमें से एक लड़की है और एक लड़का है। वो दोनों ही दिखने में बहुत छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, लगभग 15-15 साल के। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वांग जी को देखकर वो और ज़्यादा डर गए। वांग जी का फेस सच में डरावना है, पर उन बच्चों को एक अश्योरिटी भी थी कि अगर उसने उन मॉन्क से उसे बचाया है, उन लुटेरों से बचाया है, तो पक्का ये इस इंसान सच में अच्छा ही होगा। वांग जी जो कि अब आगे बढ़ा, उसने देखा वो दोनों बच्चे नीचे गिरे हुए हैं। उसे कभी किसी को टच करने की आदत नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि उसे इन दोनों की हेल्प करनी चाहिए। उसने उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उस छोटी सी बच्ची की तरफ, जिसे उसने उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, पर उस बच्ची ने वांग जी के हाथ को नहीं पकड़ा, बल्कि वो खुद ही उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने पास में पड़े हुए लड़की को भी उठाकर खड़ा किया। वांग जी ने एक बात गौर की कि इन दोनों बच्चों की फेस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। उन दोनों बच्चों ने अब वांग जी की तरफ देखा और एक डीप वो करते हुए कहा, मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उन लोगों से हमें बचा लिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपको अगर कोई मदद चाहिए तो हम कर सकते हैं। हमारे बड़े भाई यहीं पास में ही रहते हैं। वो इस जंगल का हर एक इलाका जानते हैं। ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप शायद किसी को ढूंढ रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे भाई आपकी मदद कर सकते हैं। वांग जी जो कि इंसानी दुनिया में बिल्कुल नया है, उसे लगा कि शायद उसे मदद ले लेनी चाहिए। वैसे भी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इंसानी दुनिया में कैसे क्या होता है और किसे कहाँ ढूंढा जाता है, तो उसने बस हाँ में नोट किया। वो लड़की और वो लड़का उसे अब एक डायरेक्शन में ले जाने लगे। वांग जी को उस दिशा में चलते हुए काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। उसे बहुत भारी भारी महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो चल रहा था। उसे लगा कि सच में वो उसने अपनी पावर को कम कर दिया है, उसकी पावर अब उसके पास उतनी नहीं है, इसलिए शायद ऐसा महसूस हो रहा है उसे। उसने ऐसा गौर नहीं किया, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे अपने पैरों में वजन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो चल नहीं पाएगा। वांग जी को इतना ज़्यादा भारी भारी महसूस होने लगा था कि एक समय ऐसा आ गया कि वो अपना कदम बढ़ा ही नहीं पा रहा था। वो बच्चे आगे तक जा रहे थे। उसने पीछे मुड़ के देखा कि वांग जी नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे पीछे मुड़कर आ गए। उन्होंने कहा, मास्टर क्या हुआ है? वांग जी जिसने कुछ नहीं कहा, बस वो अपने पैर को हिलाने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन रख दिया गया हो, वो बहुत ज़्यादा भारी महसूस कर रहा था। वांग जी को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है, पर वो पीछे भी नहीं मुड़ पा रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी वजह से जम गया है, वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक स्टैचू है, एक पत्थर की मूर्ति है, उसके अंदर बस दिल धड़क रहा है और कुछ भी नहीं।
तभी वांग जी को वो एहसास हुआ जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली उसके कंधे पर हाथ रखा था और वो इंसान उसके आगे आ गया था। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? उस इंसान के फेस को देखकर वांग जी से कहीं खो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ये इंसान, सामने वाला इंसान देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। उसकी वो ग्रे आइज़ जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो इंसान बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। अभी रात का समय है और चांद की रोशनी में वो पूरी तरह से चमक रहा था। उसका पूरा फेस वाइट है। उसकी आईब्रोज भी बहुत अच्छे शेप में है। उसकी लॉन्ग आईलैशेस हैं। उसकी काफ़ी जो बिग है ना आईज़ हैं। उसके लॉन्ग हेयर्स हैं। हेयर में एक रेड कलर का रिबन बंधा हुआ है। इसी के साथ में उसके लिप्स एकदम चेरी की तरह रेड हैं। उसके लिप्स में साइड में एक छोटा सा मोल है जो उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है। वांग जी ने नोटिस किया कि इस इंसान ने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, बहुत काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इसके रोब्स बहुत अजीब हैं, क्योंकि इस रोब्स में उसका गला और हल्की सी उसकी चेस्ट रिवील हो रही है। लेकिन देखकर लगता है कि इस इंसान ने काफ़ी लेयर्स पहन रखी हैं, फिर भी इसके रोब्स आगे से काफ़ी ज़्यादा खुले हुए हैं। उन रोब्स का गला काफ़ी बड़ा है। वांग जी बस उस इंसान को घूर घूर कर देखे जा रहा है। वो बाकी सारी चीज़ें भूल चुका है। अभी उसकी आंखें एक जगह पर टिकी हुई हैं। वो है वो सामने वाला इंसान। उसकी आंखों में जैसे वांग जी कहीं खो गया है, जैसे गुम हो गया है। उसे आसपास कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। उसके लिए तो जैसे दुनिया थम गई है। उसके लिए ये एहसास बहुत नया है, बहुत नया। उसे हवाएं चलती हुई महसूस हो रही हैं, सिर्फ हवाएं जो उसके बालों को छूकर निकल रही हैं। सामने वाले के बालों को छूकर निकल रही हैं। उसके माथे पर जो बाल आ रहे हैं उसे हिलाकर निकल रही हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का फर्स्ट एपिसोड? जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड जो भी आपको लगता है इस स्टोरी के बारे में मुझे ज़रूर बताना, एक ऑनेस्ट रिव्यू देना कि ये स्टोरी कैसी लग रही है, ठीक लगी है या नहीं। पहला एपिसोड ज़रूर मुझे लगता है थोड़ा सा बोरिंग रहा होगा, पर आगे वाले एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। एंड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये इंसान कौन है जो वांग जी के सामने अचानक से आ गया है, जिसको देखकर वांग जी की जैसे दुनिया रुक गई है? कौन है? क्या लगता है आपको? मुझे ज़रूर बताना। और कल के एपिसोड के लिए आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ये टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। बाय बाय स्वीटीज़।